गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ नंबर 9 गति और इसका वर्णन के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देख लेते हैं जो कि हम इस पाठ से इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गति का वर्णन से। इसके बाद हम सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे। एक समान गति, असमान गति, चाल, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल आदि और वेग आदि के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गति का वर्णन से। अपने चारों ओर हम जिन वस्तुओं को देखते हैं वह प्राय सभी किसी न किसी प्रकार की गति में होती है। कभी कभी हमें वस्तुओं की गति की अनुभूति आसानी से हो जाती है, जैसे सड़क पर चलते हुए वाहन तथा दैनिक कार्यों में हमारी अपनी गति। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वस्तुओं की गति की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती, किंतु अप्रत्यक्ष प्रमाणों से हमें उनकी गति का आभास हो जाता है। उदाहरण के लिए वायु की गति, इसका आभास हमें धूल व पत्तियों के उड़ने तथा पेड़ों की टहनियों के हिलने से होता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की गति, इसकी अनुभूति भी हमें नहीं हो पाती। तथापि प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना गति से किसी न किसी रूप में संबंधित होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। जैसे कि सड़क पर चलते हुए वाहन, तो इसमें समय के साथ वाहन की जो स्थिति उसमें परिवर्तन आया, तो हम कह रहे हैं कि अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो अब हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब हम कहते हैं कि वो वस्तु एक विराम स्थिति में है। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब गति एक सीधी स्ट्रेट लाइन में हो। तो इनमें सबसे पहले जो पहली टर्म्स जिसे हमें समझना जरूरी वो है पोजीशन यानी स्थिति। इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम बस में यात्रा करते हैं तो बस में यात्रा करते हुए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि हम उस बस स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर चले आए जहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक उसी तरह हम अपनी स्थिति ये कहकर भी बता सकते हैं कि हम अगले बस स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर हैं। तो इस प्रकार हमें बस की स्थिति जो है निर्दिष्ट करने के लिए किसी स्थान या बिंदु की आवश्यकता होती है। इस बिंदु को सामान्यतः हम निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बिंदु को निर्देश बिंदु मान सकते हैं। जैसे कि हमने इस उदाहरण में पहले या दूसरे स्टेशन को एक निर्देश बिंदु की तरह माना, ठीक उसी तरह हम किसी अन्य बिंदु या स्थान को भी एक निर्देश बिंदु मान सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी टर्म जो कि दूरी है इसको समझते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु किसी जो एक रास्ते पे चलते हुए जो वो रास्ते के जो मार्ग वो तय करती है उस मार्ग को हम दूरी कहते हैं। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है और इसका जो SI मात्रक है वो मीटर होता है। अदिश राशि ऐसी राशियां होती है जिनका एक कुछ ना कुछ परिमाण होता है लेकिन उनकी कोई दिशा नहीं होती। तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर है, जिसे हम इसलिए दूरी को हम मीटर में मापते हैं। विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक वस्तु जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और वह बिंदु जहां पे उसने अपनी यात्रा खत्म की, तो उस प्रारंभिक व अंतिम जो स्थिति है उसके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उस दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है।
मतलब तो विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें इसका परिमाण भी होता है, साथ साथ इसकी एक दिशा भी होती है। इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर होता है। अगर हम गोलाई में चल रहे हैं, तो यदि हम गोलाई में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो यद्यपि हमने हालांकि एक दूरी तय की, लेकिन जो हमारा अंतिम स्थिति थी वो प्रारंभिक स्थिति स्थान पे आके खत्म हुई। तो इस प्रकार जो अंतिम विस्थापन होगा वो शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की सीधी रेखा दूरी वो क्या होगी, जब हम गोलाई में चलेंगे तो वो शून्य होगी। आइए अब हम एक समान गति के बारे में पढ़ते हैं। वस्तु एक समान गति में होती है यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां चलती हैं। ये समय अंतराल चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो। समान गति का जो दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि एक समान एक सीधी रेखा में है। ये अगर दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक समान गति है। उदाहरण के लिए एक कार अगर हम मान लें वो 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है, तो इसका मतलब है कि वो प्रत्येक सेकंड में 15 मीटर की समान दूरी तय कर रही है। इससे इसकी गति जो होगी वो एक समान गति कहलाएगी। तो कहने का मतलब है कि यदि वस्तु एक समान गति में, अगर कोई वस्तु एक समान गति में होगी यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां तय कर रही है। ठीक उसी तरह असमान गति क्या होती है कि वो इसका विपरीत हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु हम कहेंगे कि वो असमान गति में यदि वह समय के समान अंतरालों में असमान दूरियां चलती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम कहें स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु समय की स्थिति असमान गति का ये एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, समय के साथ अगर हम बराबर समय के अंतराल ले तो हर एक समय अंतरालों पे जो दूरियां होंगी वो अलग अलग होंगी। तो जब कोई एक वस्तु जब समय के समान अंतरालों में असमान दूरियां चलती है तब हम कहते हैं कि वो वस्तु असमान गति में है। असमान गति वाली दूरी का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है, जैसा कि हम नीचे डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे दो डायग्राम्स है जो कि असमान गति को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बढ़ता हुआ वक्र है और एक घटता हुआ वक्र है। चाल, किसी वस्तु की चाल को हम उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं चाल बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय। इसी से इसका फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम मान लें कि जो दूरी चली गई है वो s है और उस दूरी को तय करने में जो समय लगा है वो t है, और चाल को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा v बराबर s बटे t। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिनका परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती। एक समान चाल, वस्तु में एक समान चाल होगी यदि वह समय के समान अंतरालों में एक समान दूरी तय करे, चाहे वे समय अंतराल कितने ही छोटे क्यों ना हो। अगर कोई वस्तु अगर समय के समान अंतरालों में एक समान दूरी तय कर रही है और वह समय अंतराल हमने कितने भी छोटे ले ले, लेकिन हर एक उसमें बराबर समय अंतराल पर अगर बराबर ही दूरी आ रही है तब हम कहेंगे कि वो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है वो भी एक समान चाल का एक उदाहरण है। ठीक उसी तरह घड़ी की सुइयों की गति, टकराव के बीच गैस अणु एक समान चाल में होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है एक समान चाल के। असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है तब इसकी चाल को हम असमान चाल कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण है
रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी छूटने की चाल जो होती है वो असमान चाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है तो वह पहले सेकंड में बहुत कम दूरी तय करती है। वहीं अगर हम अगले सेकंड की बात करें तो दूसरे सेकंड में रेलगाड़ी कुछ अधिक दूरी तय करती है और इसी तरह वो बढ़ती जाती है। जब रेलगाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी प्रति सेकंड कम होती जाती है। तो इस प्रकार जो चाल है वो एक असमान चाल है। ठीक उसी तरह अगर एक कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें भाग लेने वाले स्कूटर या कोई कार वगैरह वो भी विभिन्न समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है असमान चाल के। औसत चाल, लास्ट स्लाइड में हमने असमान चाल के बारे में पढ़ा था। तो ये ठीक उसी तरह जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही होती है तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक वस्तु की वो किस चाल से चली है। तो अब उस केस में हम औसत चाल निकालते हैं। आइए हम औसत चाल को परिभाषित करें। तो औसत चाल को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि चली गई कुल दूरी को, जब इस दूरी को तय करने में लगे हुए समय, कुल समय द्वारा जब हम भाग, कुल जो समय लगा है उससे जब हम इसको भाग देते हैं तो उससे जो प्राप्त भागफल होता है वो वस्तु की औसत चाल कहलाता है। तो चली गई कुल दूरी को इस दूरी को तय करने में लगे हुए कुल समय द्वारा भाग देने से प्राप्त भागफल वस्तु की औसत चाल होती है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय। आगे की स्लाइड्स में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम अब हम वेग के बारे में पढ़ लेते हैं। वेग, जहाँ लास्ट स्लाइड में हमने चाल के बारे में पढ़ा था ठीक उसी तरह वेग भी होता है। तो वेग, जहाँ हमने चाल को दूरी बटे समय लिया था, तो वहीं अब हम वेग में विस्थापन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वस्तु का वेग उसके द्वारा दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक दिशा का उल्लेख किया है तो यहाँ पे जो दूरी होगी दैट इज विस्थापन। तो वेग बराबर दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय, जिसे हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्योंकि यहाँ पे हमें दिशा भी पता है तो वेग जो होगी वो एक सदिश राशि होगी। वही चाल के, अगर हमने लास्ट स्लाइड में जो चाल पढ़ी थी तो चाल जो थी वो एक अदिश राशि थी। क्योंकि चाल के केस में क्या होता है, हमारे पास दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, लेकिन वेग में दिशा भी होती है। तो इसलिए वेग जो है वो एक सदिश राशि है और चाल की तरह इसका SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब हम औसत चाल से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं जिनके माध्यम से हम ये समझते हैं कि कैसे हम किसी वस्तु की औसत चाल को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पहला उदाहरण देख रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं यदि एक वस्तु 50 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय कर रही है और अगले 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक वस्तु है वो 50 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय कर रही है और अगले 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय कर रही है। अब हमें इस वस्तु की औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो तय की गई कुल दूरी बराबर, पहले कितनी दूरी तय की गई 50 मीटर और उसके बाद अगले कितनी दूरी तय की गई 100 मीटर। तो कुल कितनी दूरी तय की गई 50 प्लस 100 बराबर 150 मीटर। अब निकालेंगे कुल समय। तो पहले कितना 50 मीटर की दूरी तो को तय करने में कितना समय लगा 30 सेकंड, प्लस अगले 100 मीटर की दूरी को तय करने में लगा 45 सेकंड, यानी 30 प्लस 45 बराबर 75 सेकंड। और हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। दैट मीन्स 150 मीटर कुल दूरी है तो 150 मीटर बटे, और कुल समय कितना है 75 सेकंड, तो 150 मीटर बटे 75 सेकंड, यानी कि जो हमारी औसत चाल होगी वस्तु की कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यदि एक वस्तु 10 सेकंड के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड और 20 सेकंड के लिए 8 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से चलती है।
अब हमें जो है वो समय दिए गए हैं और चाल दी गई है। अब इस केस में हमें वस्तु की औसत चाल निकालनी है। तो पहले केस क्या है, 10 सेकंड में कितनी चाल किस चाल से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगले 20 सेकंड के लिए कितनी चाल से चल रही है, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हम सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो तय की गई कुल दूरी, तो क्या होगा, सबसे पहले हम 10 सेकंड में जितनी दूरी तय की गई है वो निकालेंगे, और फिर उसके बाद 20 सेकंड में तय की गई दूरी को निकालेंगे, और फिर इन दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे। तो जो इनका योगफल होगा वो तय की गई कुल दूरी होगा। अब 10 सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितनी होती है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 10 सेकंड, यानी 10 गुना 10 कितना हो गया, 100। ठीक उसी तरह 20 सेकंड के लिए 8 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है। तो इसमें चाल कितना है, 8 है, और समय कितना है, 20 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया, 160। तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 100 प्लस 160 यानी 260 मीटर। अब कुल समय कितना है, पहले 10 सेकंड है और उसके बाद में 20 सेकंड, यानी कुल समय कितना हो गया, 30 सेकंड। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 260 मीटर बटे कुल समय यानी 10 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी 30 सेकंड। तो हम इसे लिख सकते हैं 260 मीटर बटे 30 सेकंड, जो कि निकल के आता है 8.66 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों उदाहरणों से हमने किसी वस्तु की औसत चाल को निकालना सीखा। इसके आगे का अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।